डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छात्रों पर पुलिस या ज्यादती पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निष्पक्ष और गहन जांच हो, जिसने भी ज्यादती की है जिम्मेदारी तय हो। सीजेपी ने कहा, देश भर में सैकड़ों छात्र अरेस्ट, झूठे मुकदमे किए गए, सरकार ने तोड़ा समझौता। सीजेपी ने दोबारा आंदोलन की दी चेतावनी, बिहार असम में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस होंगे। उत्तराखंड में बाढ़ की चेतावनी, 4 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। देहरादून में नया पुल धंसा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का रौद्र रूप। असम बाढ़ में अब तक 68 मौत, 6 लाख से बेघर। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप अपडेट में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट की। कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई नहीं रुकी और गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो पार्टी दोबारा आंदोलन शुरू करेगी। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है और बिहार व पश्चिम बंगाल में छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज करने का दावा किया गया है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेपी के कानूनी सहायता फंड में 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है और देश भर के वकीलों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि वो पार्टी से जुड़े कानूनी मामलों में मदद करेंगे। वहीं बिहार और असम सरकार ने घोषणा की है कि 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी ओर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सोनम वांगचुक लद्दाख रवाना होने से पहले राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। सौरभ दास ने दावा किया कि सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में एफआईआर वापस लेने, गिरफ्तार लोगों की रिहाई और भविष्य में कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। बसपा को उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजनीति में फिर से सक्रिय करने की तैयारियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। पार्टी संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस 9 अक्टूबर को इस नई राजनीतिक सक्रियता की औपचारिक शुरुआत करने की योजना बनाई गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती लखनऊ में विशाल रैली को संबोधित कर सक्रिय राजनीति में दमदार वापसी का संदेश देंगी। रैली का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और सर्व समाज के समर्थकों को एक मंच पर लाना है। पार्टी इस आयोजन के जरिए अपनी जनाधार और संगठनात्मक ताकत का प्रदर्शन करना चाहती है। प्रदेश में करीब 22% आबादी वाले दलित वर्ग को लेकर सभी दल अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। कई वरिष्ठ नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद मायावती इस रैली के जरिए बसपा के अस्तित्व और प्रभाव का मजबूत संदेश देना चाहती हैं। राजनीतिक हलकों में भी इस रैली को बसपा के पुनर्जीवन की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पों के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने रावलकोट में कम से कम 9 लोगों की मौत का दावा किया है, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 17 बताई जा रही है। स्थानीय संगठनों के अनुसार कई लोग इस कार्रवाई में मारे गए और अनेक घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। 26 जुलाई को हुए विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दौरान कई क्षेत्रों में मतदान का बहिष्कार और बेहद कम वोटिंग की भी खबरें सामने आई हैं। इसी चुनावी माहौल के बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मुजफ्फराबाद की चुनावी रैली में बड़े वादे किए। पूरे घटनाक्रम ने पीओके में राजनीतिक और सुरक्षा हालात को और अधिक गंभीर बना दिया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को गति देने के लिए राज्यांश के रूप में 20 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले से चंपावत सहित पूरे प्रदेश के पात्र परिवारों को योजना का सीधा लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। योजना के तहत लाभार्थी अपने घरों की छतों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर सकेंगे, जिससे बिजली बिल में कमी आएगी। अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर निर्धारित नियमों के अनुसार आर्थिक लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि ये पहल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ प्रदेश को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भाजपा जिला कबीरधाम ने संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान और घर घर तिरंगा यात्रा की तैयारियों को लेकर संयुक्त जिला कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में अभियान की रणनीति, संगठनात्मक तैयारियां और सामाजिक समरसता के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य वक्ताओं ने संत रविदास के समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के संदेश को आज भी प्रासंगिक बताते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। भाजपा ने संत रविदास की 650वीं जयंती के अवसर पर 6 महीने तक समरसता संकल्प अभियान चलाने और घर घर तिरंगा यात्रा आयोजित करने की घोषणा की। कार्यशाला में कार्यकर्ताओं से अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा का कहना है कि अभियान का उद्देश्य सामाजिक समरसता और राष्ट्रभक्ति के संदेश को व्यापक स्तर तक पहुंचाना है। झारखंड के धनबाद में कथित अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार सुबह बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान शुरू किया। रांची और कोलकाता से पहुंची ईडी की टीमों ने जिले के करीब 1 दर्जन ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की, जिससे पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। नालंदा कॉटेज, सरायढेला, कतरास, टिकियापाड़ा, मऊदा, लोयाबाद और झरिया सहित कई स्थानों पर ईडी की टीमें जांच में जुटी हैं। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई कथित अवैध कोयला कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ की जा रही है। जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की सूचना है, उनमें कई कोयला कारोबारियों के नाम भी सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज और पेन ड्राइव बरामद हुए हैं, जिनकी जांच जारी है। करीब 25 ईडी टीमें अलग अलग स्थानों पर एक साथ जांच अभियान चला रही हैं। अब इस कार्रवाई से अवैध कोयला कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर बड़े खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत केंद्रीय सुरक्षा बलों और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में सक्रिय 16 माओवादियों के आत्मसमर्पण करने की घोषणा की जाएगी। आत्मसमर्पण करने वालों में 1 रीजनल कमांडर, 3 जोनल कमांडर, 3 सब जोनल कमांडर, 6 एरिया कमांडर और 3 कैडर स्तर के सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों से 11 हथियार, 38 मैगजीन और 1562 राउंड कारतूस बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस मीडिया के सामने पेश करेगी। पुलिस का कहना है कि ये लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान का अहम परिणाम है। शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े जेब कतरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली बस स्टैंड स्थित अजंता टॉकीज के पास बस में बैठे एक पूर्व प्रधान की जेब से 3 युवकों ने करीब 30,000 रुपए निकाल लिए और फरार हो गए। पूरी वारदात पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पूर्व प्रधान सतपाल बैंक से रुपए निकालकर अपने गांव लौट रहे थे, तभी आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया। घटना का पता चलते ही उन्होंने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन पैर में चोट होने के कारण उन्हें पकड़ नहीं सके। पीड़ित के परिजनों ने भी बताया कि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने सदर कोतवाली पहुंचकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गाजीपुर के शादियाबाद थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद ने एक दिल दहला देने वाली वारदात का रूप ले लिया, जहां पति ने कथित तौर पर पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार हमला होने पर महिला अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागी, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतका कुसुम ब्यूटी पार्लर चलाकर परिवार का पालन पोषण करती थी, जबकि आरोपी रवि उर्फ हनी ऑर्केस्ट्रा संचालक बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। घटना के बाद आरोपी अपनी 8 महीने की बेटी को लेकर स्वयं शादियाबाद थाने पहुंचा, जहां पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस वारदात के सभी पहलुओं की गहन पड़ताल कर रही है। बदायूं के सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित लबेला चौक पर खाने के पैसे मांगने को लेकर एक होटल में जमकर हंगामा हो गया। जानकारी के अनुसार साहू होटल के मालिक ने ग्राहक से खाने का बिल मांगा, जिस पर वो कथित तौर पर गुस्से में आ गया।
आरोप है कि ग्राहक ने पहले बाहर रखे बर्तन उठाकर फेंके और फिर सड़क से ईंटें लेकर होटल के अंदर फेंकनी शुरू कर दी। अचानक हुए इस उत्पात से होटल में मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। घटना के दौरान चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी नहीं होने की भी चर्चा रही। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन मामले को लेकर पुलिस की आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक प्रथम क्षेत्र में पुलिस और दो कथित लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस के अनुसार दोनों ने उबर ऐप के जरिए कार बुक कर यमुना एक्सप्रेसवे पर चालक से तमंचे के बल पर कार और मोबाइल लूट लिया था। घटना के महज 24 घंटे के भीतर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और गोपनीय सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई स्विफ्ट डिजायर कार और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। इसके अलावा 2 अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुठभेड़ में घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब उनके आपराधिक इतिहास और अन्य मामलों में संलिप्तता की भी जांच कर रही है। पीलीभीत के माधोटांडा थाना क्षेत्र के नवदिया सुखदासपुर गांव में संचालित शराब भट्टी के विरोध में सैकड़ों महिलाओं ने उग्र प्रदर्शन किया। गुस्साई महिलाओं ने शराब भट्टी पहुंचकर जमकर हंगामा किया और उसका संचालन बंद करा दिया। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ की घटना भी सामने आई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। अधिकारियों ने महिलाओं से बातचीत कर 15 अगस्त तक शराब भट्टी हटाने के लिए समय मांगा है। हालांकि महिलाएं तत्काल शराब भट्टी हटाने की मांग पर कई घंटों तक अड़ी रही। पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना रहा और भारी भीड़ जुटी रही। फिलहाल प्रशासन ने मामले में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिया है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में राष्ट्रीय हनुमान दल और विभिन्न हिंदू संगठनों ने गौ सम्मान आवाहन अभियान के तहत जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग उठाई है। अभियान के अंतर्गत संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुबह नकटा दाना चौराहे पर एकत्रित हुए और शांतिपूर्ण एवं अनुशासित ढंग से जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने अभियान में भाग लेकर अपनी मांग को बुलंद किया। ज्ञापन के माध्यम से गौ माता के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के प्रति जन जागरण का संदेश भी दिया गया। संगठन का कहना है कि इस मांग को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। विभिन्न हिंदू संगठनों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा है। पूरे कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अब इस मांग को लेकर प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। रायपुर के डगनिया में विद्युत मीटर रीडिंग श्रमिक संघ के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में प्रदेश भर के हजारों मीटर रीडरों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं एआईसीसी के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और श्रमिकों की मांगों का समर्थन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए बढ़े हुए बिजली बिलों और रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई। श्रमिकों ने मांग की कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लागू करने से पहले सभी मीटर रीडरों के पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार की ठोस नीति बनाई जाए। साथ ही लगभग 5000 मीटर रीडरों के प्रतिनिधि मंडल से जल्द वार्ता कर स्थायी समाधान निकालने की भी मांग रखी गई। प्रदर्शन में सरकार से स्मार्ट मीटर योजना पर पारदर्शी जवाब देने और जनहित को प्राथमिकता देने की अपील की गई। इस दौरान कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रमिक भी मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि रोजगार सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हमीरपुर के माधव कस्बे में एक जर्जर मकान अचानक भरभराकर गिर जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। पूरी घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मकान का मलबा सड़क पर फैलने से रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है और पास के एक मकान को भी नुकसान पहुंचा है। रात की बात ये रही कि हादसे में समय कोई व्यक्ति मलबे की चपेट में नहीं आया, जिससे जनहानि टल गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मकान के बीच बने बिजली के पोल को हटाने के लिए वर्षों से शिकायतें की जा रही थी, लेकिन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि समय रहते पोल हटाया जाता तो यह हादसा टाला जा सकता था। घटना के बाद क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई और आवाजाही प्रभावित रही। अब स्थानीय लोग जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की मांग कर रहे हैं।
कानपुर के शिवराजपुर थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर बच्ची को खाने का लालच देकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना के बाद बच्ची घर पहुंची और परिजनों को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने नामजद आरोपी शोभित को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले में साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया भी जारी है। राजनांदगांव की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने स्कॉटलैंड में ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की 53वें किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ये उपलब्धि ऐसे समय आई है जब उनके भाई रितेश यादव दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हैं और ज्ञानेश्वरी ने उनसे पदक जीतने का वादा किया था, जिसे उन्होंने निभा दिया है। इस सफलता के पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, परिवार का त्याग और पिता दीपक यादव का अथक संघर्ष छिपा है। सीमित आय के बावजूद पिता ने बेटी की डाइट, प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में कभी कमी नहीं आने दी। गाँव में रोज साइकिल चलाकर अभ्यास के लिए पहुंचना परिवार की दिनचर्या का हिस्सा था। मां ने भी कठिन परिस्थितियों में परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए हर कदम पर बेटी का साथ दिया। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पदक जीत रही ज्ञानेश्वरी ने अब कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीतकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के लिए गौरव का अवसर बताया है। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं विभिन्न देशों, संस्कृतियों और समाजों को जोड़ने के साथ युवाओं को अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करती हैं। उद्घाटन समारोह में आधिकारिक ट्रॉफी का अनावरण किया गया और मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक सेरेमोनियल फर्स्ट स्ट्रोक खेलकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम की प्रस्तुति और परेड ऑफ नेशंस से हुई, जिसमें 25 देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। समारोह में कलर ऑफ इंडिया, शिव तांडव और सितार सिम्फनी जैसे सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भारतीय संस्कृति की झलक पेश की। 2 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारत सहित कॉमनवेल्थ के 25 सदस्य देशों के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। विजय थलापति की आखिरी फिल्म जननायकन दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 5वें दिन फिल्म ने वैश्विक स्तर पर 16 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया है, जिसके साथ इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 230 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। भारत के साथ साथ विदेशी बाजारों में भी फिल्म को जबरदस्त दर्शक मिल रहे हैं और ओवरसीज कमाई 12 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। दर्शकों और समीक्षकों से मिले सकारात्मक रिस्पांस ने फिल्म की सफलता को और मजबूत किया है। फिल्म में विजय थलापति और बॉबी देओल के बीच दमदार एक्शन सीक्वेंस को खूब सराहा जा रहा है। बॉबी देओल के खलनायक अवतार की भी हर तरफ चर्चा हो रही है। पहले ही हफ्ते में शानदार कमाई के साथ जननायकन कमर्शियल सफलता की नई मिसाल बनती नजर आ रही है। साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर के कंधे में चोट लगने के बाद उनकी टीम ने आधिकारिक हेल्थ अपडेट जारी किया है। बताया गया कि एक गतिविधि के दौरान अभिनेता घायल हुए, जिसके बाद उन्हें तुरंत डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। मेडिकल जांच के बाद विशेषज्ञों ने उन्हें पूरी तरह स्वस्थ होने के लिए 6 से 8 सप्ताह आराम करने की सलाह दी है। टीम ने स्पष्ट किया है कि उनकी स्थिति स्थिर है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही फैंस को समय समय पर आधिकारिक स्वास्थ्य अपडेट देने का भी भरोसा दिलाया गया है। करियर की बात करें तो जूनियर एनटीआर इन दिनों निर्देशक प्रशांत नील की फिल्म ड्रैगन की तैयारियों में व्यस्त है। ये फिल्म वर्ष 2027 में रिलीज होगी और दर्शकों में से लेकर पहले से ही काफी उत्साह है। तो फिलहाल टॉप अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।